नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है। 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन आज मतदान के दौरान दिन भर सियासी घमासान जारी रहा। सीलमपुर में बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग को लेकर बवाल हुआ। सराय काले खां के एक पोलिंग बूथ पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का दावा किया गया। आरोप है कि मनीष सिसोदिया से धक्का मुक्की की गई। जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ वोट के लिए नोट बांटे जा रहे हैं। साथ ही नारेबाजी भी की गई। ग्रेटर कैलाश सीट पर भी काफी तमाशा हुआ। वहां जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सौरभ भारद्वाज ने, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बाकायदा बैरिकेडिंग करके वोटरों को पोलिंग बूथ पर आने से रोक रही है। यानी कि दिन भर आज हंगामा जारी रहा, जुबानी नोकझोंक हुई। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि ये एक धर्म युद्ध है, पर इस धर्म युद्ध में कौन जीत के सबसे करीब दिखाई दे रहा है, उसी का एनालिसिस हम करेंगे। क्या है अभी वोटर टर्नआउट के आंकड़े, सब आपको बताएंगे। लेकिन दिन भर में किसने क्या कहा, जल्दी से सुन लेते हैं। आप कह रहे थे ना, आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है। किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहां पे कि बैरिकेडिंग लगाई है आपने? कागज की सीधा लिखने से परमिशन नहीं हो जाती है। ये बीजेपी की केवल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी? आप ना निकाल के प्रिंट लाओ ना, प्रिंट ले आओ। हनुमान मंदिर वोट डालने जाना, कहाँ पे जाना है वोट डालने? चिराग दिल्ली से हो आप, तो आपको पुलिस वाला क्यों रोक रहा है? जाने नहीं दे रही। जहां हमारे स्ट्रांग होल्ड है वहां पे कर रहे हैं। जहां पे आम आदमी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड हैं वहां पे बदमाशी पुलिस के एसीपी खुल के करा रहे हैं आपके सामने। आपने देखा रात को इन्हीं एसएचओ साहब ने हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस पे छापा मारा। दिल्ली से कमल खिलेगा ये तय है। कल भी जो गाड़ियां पकड़ी, परसों भी जो पकड़ी, सारे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी। सारी गाड़ी आम आदमी पार्टी की पकड़ी, उनमें शराब, पैसा, ये सब कुछ। 11 साल से आप यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से आपकी सरकार रही। अगर काम कर दिए होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो शुरुआत करते हैं। आपको यह बता दें कि अब 5 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है उसके आंकड़े आ गए हैं। 58% मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, यानी कि 66% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है मुस्तफाबाद में। करोल बाग में सबसे कम वोटिंग हुई है, 50% से भी कम, 47.4% वोटिंग करोल बाग में हुई है। रोहिणी में अब तक 60% वोट पड़े हैं। शाहदरा में 61% मतदान हुआ है। कई मतदान केंद्रों पर अभी तक लाइन लगी हुई है, यानी कि अब 6 बजने को है, आखिरी आधा घंटा बचा है और जो लोग अभी कतार में लग गए हैं उनको वोटिंग की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन पूरा दिन हंगामा होता रहा। काफी हाई टेंशन, हाई ड्रामा चुनाव इसको बताया जा रहा है। पर अभी जो 5 बजे तक वोटिंग के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कम से कम ये पता चल रहा है कि काफी तेजी से मतदान हो रहा है। 60% के करीब पहुंच चुका है मतदान का प्रतिशत अभी तक ही। और हमारे साथ स्टूडियो में भी एक हाई टेंशन पैनल जुड़ चुका है। साथ में हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से, प्रदीप भंडारी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही साथ समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, सैयद जवाद कांग्रेस के समर्थक, और यशवंत देशमुख जी थोड़ी सी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रदीप गुप्ता भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सबसे पहले आपसे पूछती हूँ प्रियंका कक्कड़, काफी तनाव रहा है, क्या मुश्किल चुनाव है? देखिए, बहुत डिफिकल्टी इस बात की हुई जो भी हुई कि भाजपा अपनी काली करतूतें करती रही और इलेक्शन कमीशन अपनी आंखें मूंदे बैठा रहा। इस बात से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट अदरवाइज आई थिंक कि एक तरफा ही वोट पड़ेगा इस बार, जिस वजह से आप लोग कोई भी ओपिनियन पोल भी नहीं दिखा रहे इस बार। नहीं, ये हमारे कंधे पे बंदूक मत रखिए, हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप जीत रहे हैं। ये कहाँ का लॉजिक है? नहीं, बीजेपी के तो 400 पार दिखाते हो ना आप। नहीं, आप हमारी तो नहीं दिखाई, आप हमारी 65 पार नहीं दिखा रहे। कोई बात नहीं, हमने ये भी कहा था कि भाई आम आदमी पार्टी 2020 और 2015 में जीत रही थी, पर ये आपने गलत दिखाया था। तब भी आपने गलत दिखाया था। चलिए ठीक है, आप इसी में खुश हो लीजिए प्रियंका कक्कड़ जी, मॉरल विक्ट्री हो गई। मैं आपको मॉरल विक्ट्री की बात नहीं है, मॉरल विक्ट्री की बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत कठिन परिस्थितियों में इसलिए चुनाव लड़ा कि जैसे आज ओपी शर्मा हैं, इनके विश्वास नगर के विधायक, वो वहां पे विधायक रहे हमेशा, जो इनकी 8 सीटें उनमें से एक हैं। वहां पर वो घूम रहे थे और उनको वहां वोट नहीं पड़ रहा, तो वो कह रहे हैं लोगों को
को सालों को वीडियो है, इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद है, पुलिस साथ है, क्योंकि वोट नहीं पड़ रहा बीजेपी को, तो ऐसी बातें बोल रहे हैं। बताइए प्रदीप भंडारी, ये सब लोग मिल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका गठबंधन है? अच्छा, आपका गठबंधन है ईसी और पुलिस के साथ, और इनका गठबंधन है जनता के साथ। पद्मजा जी, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। प्रियंका कक्कड़ जी ने अपने ओपनिंग वक्तव्य के अंदर ही आपको ब्लेम करा, इसके पहले 1 घंटे पहले एक आम आदमी पार्टी का दूसरा प्रवक्ता ईसी को ब्लेम कर रहा था, कोई प्रशासन को ब्लेम कर रहा था। तो इन लोग ने, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया था, महाराष्ट्र में ये भी अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है। ये कल आतिशी जी ने एक झूठा वीडियो पोस्ट करा था पुलिस की, भाई किस तरीके से किसी पे फर्जी शाही चला रही है। ये रहा उस व्यक्ति का वक्तव्य, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्जी शाही नहीं चल रही। तो आज दिक्कत क्या है कि ये 10 साल में अपने काम नहीं गिना पा रहे, और जिस तरीके से वोटिंग हुई है वो स्पष्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। सुबह 9 बजे का अगर आप वोटिंग टर्नआउट देखेंगी 8.1% है, जो पिछली बार था वो 5.1% था, विच इज अ 3.5% इंक्रीमेंट। ये तो सुबह लड़ने में व्यस्त है कि प्रशासन दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वोटर इनका वोट नहीं करने दे रहा। तो वोटर निकल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल रहा है। और एक और चीज देखिए, पिछली बार 12 दलित डोमिनेटेड सीट्स थी, सबकी सब ये जीते थी। इस बार हम उधर भी डेंट बना रहे हैं। तो आप कोई भी पैरामीटर उठा के देखेंगे, पिछली बार भी 2020 के अंदर 35% बूथ्स पे हम लीड किए थे, विज़ावी 2015 में 23% बूथ्स पे लीड करे थे। तो मेरे हिसाब से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता की बॉडी लैंग्वेज, जहां वो फोन के ऊपर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा किसी और पे देखने की कोशिश कर रहा है, वो सबके सब हार मान चुके हैं और अभी से इलेक्शन कमीशन प्रशासन को ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज वाला एनालिसिस हमेशा बहुत खतरनाक होता है। डेटा एनालिसिस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्रियंका जी तो एकदम रिलैक्स लग रही है। शुरुआत में डेटा एनालिसिस दे दिया। प्रियंका जी ने शुरुआत में क्या कहा कि भाई मीडिया कॉन्फिडेंट लग रही है, उनको लग रहा है कि भाई अभी बस जीत बिल्कुल विद इन टचिंग डिस्टेंस। तो कांग्रेस पार्टी ने लड्डू पार्टी दिए थे हरियाणा के अंदर, जहां इनकी जमानत जब्त हुई थी, तो ये भी आजकल लड्डू बांटेंगे। पर 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी, इलेक्शन कमीशन प्रशासन को ब्लेम करेंगे। एक और चीज बोलूं, मैं एक और बड़ा वर्डिक्ट देता हूं, मैं एक और करता हूं। आतिशी जी अपना चुनाव हार रही है, मनीष सिसोदिया जी अपना चुनाव हार रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी अपना चुनाव नहीं बचा पा रहे। आपको कैसे पता? देखिए आप इतना कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी कहती है कि आपको ईसी ने आंकड़े लीक कर दिए, इसीलिए आपको पता है। अरे हमको ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है। मैं खुद कालका जी में आता, सुनिए, बूथ नंबर 59, 60, 61 मैं खुद गया, आतिशी जी का घर का बूथ भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। ठीक है, एक सेकंड, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी पहले ये बता दीजिए एक चीज बड़े क्या पूरे दिन में ना सारे भाजपा के नेता जो उनके मुंह लटके हुए हैं, चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, एक ये है जो खुश टीवी पे दिख रहे हैं। हमारे प्रवक्ताओं को ज्यादा देख रही है, अपने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर से नहीं मिल के। देखिए फॉर अ चेंज खुशी की बात यह है कि सब लोग कम से कम खुश तो दिख रहे हैं टीवी डिबेट में, तो सब लोग इतने तनाव में दिखते हैं ऐसे कि एक नस फूटने वाली है। ये बताइए प्रदीप गुप्ता जी कि 60% के करीब अब वोट पड़ चुके हैं दिल्ली में। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2020 के आंकड़े के ऊपर जा सकता है। इससे क्या हम कुछ मैसेज लें? देखिए पद्मजा जी, आज के समय में हायर वोटर टर्नआउट इस बात की गारंटी नहीं है कि देयर इज ए बदलाव की बात, नंबर 1। लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों की स्टडी से ये जरूर मैंने हासिल किया है कि जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंटल वोट होता है, वो अमूमन जो इंक्रीमेंटल परसेंटेज है वो उसमें बीजेपी का मत ज्यादा होता है। और उसका कारण यह है कि ओबीसी और जो अपर क्लास है ये ज्यादा करके माना जाता है कि बीजेपी के साथ अलाइंड होता है, जो कम संख्या में वोट करता है, घर से निकलने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है, बनिस्बत उसके कि रूरल, पुअर, दलित, माइनॉरिटी ये बड़ी संख्या में वोट करते हैं शुरू से, और ये जो है सुबह से ही ये वोट कर चुके होते हैं। लेकिन ये हमने जरूर देखा है कि जब इंक्रीमेंटल, जो एक सब्सटैंशियल इंक्रीमेंटल 1-2% से हम उस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हाँ यदि 5% बढ़ जाता है पिछले वोट से, तो वो जो एडवांटेज है वो ज्यादा करके बीजेपी को मिलता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है ये एडवांटेज बीजेपी हो सकता है। कौन सी 3 सीटें हैं जिनमें सबसे ज्यादा अभी तक जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं उनमें 3 कौन सी सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा अभी तक का मतदान हुआ है मुस्तफाबाद में। क्या वो ग्राफिक हम चला सकते हैं? मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं अभी तक, यानी कि 66% वोट मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में भी 66% वोट और 65%। और ये 2 सीटें, इनफैक्ट तीनों ही जो सीटें हैं उनमें काफी ज्यादा मुस्लिम मतदाता भी हैं। ये बीजेपी को तो नहीं दे रहे होंगे प्रदीप जी, या फिर हम इसको काउंटर कंसोलिडेशन माने?
पद्मजा जी, मुस्लिम मतदाता या जो आम आदमी पार्टी का मतदाता है, जिसमें से हमको लगता है कि इस बार उनको नहीं करेगा, कई भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करेगा, वो तो 2020 का पीक पोलराइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपकी इन सीट्स जो है ये मेन डोमिनेटेड सीट्स है, इसका ये मतलब है कि एक क्रॉस पोलराइजेशन आम आदमी पार्टी के विरुद्ध हो रहा है। आपने करोल बाग की सीट देखी है जिसके अंदर सबसे कम वोटिंग आप दिखा रही हैं, वो तो आम आदमी पार्टी की डोमिनेटेड सीट है, 13, 15, 20 के अंदर वो जीती है। पर वहां पर अगर वोटिंग कम हो रही तो कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है सरकार को वापस लाने के लिए। ठीक है, मैं भूल गई थी, यहाँ दो प्रदीप है। प्रदीप गुप्ता जी से पूछ रही थी। प्रदीप गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है, 3 मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? नहीं, इसका जो मेरे पास नहीं है, यदि इसका आंकड़ा कंपैरेटिव दिखाते आप 20 और 15 का, तो उसको आकलन करने में ज्यादा बेहतरी होती। लेकिन बात से देखना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि, और आपने भी बताया कि इन जैसे मुस्तफाबाद में 45% मुस्लिम, ठीक है, उसी तरह से सीलमपुर में भी जो है करीब 35% के आसपास है। तो ये जो मैंने जैसे पहले ही कहा कि माइनॉरिटी दलित वोट जो होते हैं उनमें हमेशा से बड़ा होता है। आपको ये देखना होगा कि इंक्रीमेंटल कितना हुआ है, यदि हुआ है तो, और यदि वो इंक्रीमेंटल है तो वो फायदा बीजेपी को। समीर जी, आज एक बहुत और दिलचस्प तस्वीर सामने आई और उसको लेकर के काफी हार्टबर्न हो रहा है, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं में। मोदी जी प्रयागराज में थे और उन्होंने जब संगम में डुबकी लगाई तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे राजनीतिक भविष्य भी डूबने ना लगे। देखिए, हर बार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं। आप देखिए 2024 का जब लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय विवेकानंद रॉक में इसमें गए थे, तब भी इस बात का जिक्र हुआ था। मुझे लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी का तो तय था 5 तारीख को जाने का, अब उसको चुनाव से जोड़ देना कि 5 तारीख को वोटिंग है तो प्रधानमंत्री प्रयागराज जा रहे हैं। सच में असर होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 सेकंड इंटरवेंशन। क्यों इसका असर होगा? क्या प्रधानमंत्री प्रयागराज गए इसलिए क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ जाएगा, या लोगों को लगेगा कि संदेश जाता है ना, हम एक हैं तो नेक हैं वाला मैसेज। प्रधानमंत्री मोदी का आप देखेंगे सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, भारत की आत्मा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का लगाव रहा है हमेशा से। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री आज जाएंगे तो हिंदुत्व के वोट या भारतीय जनता पार्टी का वोटर या सनातन को मानने वाले वोटर्स आज बाहर निकलेंगे। वो तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो कुंभ में जाना था, 5 तारीख की डेट उन्होंने तय की। मुझे लग रहा है उसको राजनीतिक रूप से देखना नहीं चाहिए, यह एक पूरा धार्मिक और एक अपने आस्था का चुनाव है। चुनाव अपनी जगह होते रहते हैं, लेकिन अगर से दोनों मैसेज जाते हैं तो भी मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। बताइए सैयद जवाद, नाना पटोले कह रहे हैं कि ये पूरा इवेंट क्यों बना दिया आपने, जिस दिन यहाँ पर चुनाव हो रहा है वहां पर स्नान हो रहा है, यहाँ मतदान हो रहा है वहां स्नान हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे तो आज सुबह आतिशी जी भी गई, वो कालका मंदिर गई, सौरभ भारद्वाज भी मंदिर गए, अरविंद जी भी कल मंदिर जाकर के आए हैं। दी पद्मजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मतदान हुआ है, पिछली बार भी लगभग इतना ही हुआ था, 68%, 69% के आसपास हुआ था, लेकिन इस बार का जो मतदान है मुझे लगता है दिल्ली जो है वो चौंका देगी और कांग्रेस को फिर से एक बार मौका देगी। और मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट है और जो दलित वोट है वो आम आदमी पार्टी का खिसका है, और जो खाटी कांग्रेसी हैं, जो नेता हैं जो आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए थे कांग्रेस से, वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वोट बैंक आम आदमी पार्टी का है ही नहीं। क्योंकि कभी ये हिंदुत्व की पिच पे चले जाते हैं, कभी ये सेकुलर हो जाते हैं, कभी कौन सी आइडियोलॉजी, कभी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जो सेंटर्ड आइडियोलॉजी है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस के पुराने हैं, वो वापस आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, मैं इस चीज़ का नजूमी तो नहीं हूँ, जैसे और लोग हैं बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, ये सीट जीत रहे हैं, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 8 तारीख को दिल्ली की जनता जबरदस्त तरीके से चौंका देगी। ठीक है, और फिर उस आकलन के बाद हम लोग बैठेंगे। आई थिंक कांग्रेस के भी लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी आपका कितना वोट प्रतिशत है? 4.5%। 4.5 से, और जो अभी पार्टी सरकार में है उनका 50% से ज्यादा है। पर है 50। अब मैं उसको आपको एक सेकंड, मैं बस यही वोट शेयर गेन करना होगा। कांग्रेस के खुद नेता चौंक जाएंगे अगर आप 40% वोट आपका जम पाएंगे। दूसरी चीज, क्योंकि मैं उसका बता दूं, माइनॉरिटी और दलित वोट बैंक जो है, जो कांग्रेस के, वो भी लगभग 30% के आसपास बैठता है जाकर। ठीक है, और अगर कांग्रेस वापस आती तो हो सकता फिर कांग्रेस से इनको समर्थन लेने के लिए जुगलबंदी करना पड़े, ऐसा ना हो जाए। सीट बाय सीट एनालिसिस भी कर लेते हैं। प्रदीप भंडारी अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं मुस्लिम सीटों पर इस वक्त कितना मतदान हुआ है गुप्ता जी का अगर मैं आर्ग्यूमेंट आगे लूं तो अभी 5 बजे तक तो 3.6% वोटिंग इंक्रीज हो चुकी है 2020 के कंपैरिजन में। तो अगर आर्ग्यूमेंट इंक्रीमेंटल वोट, जो हम तो यही मानते हैं कि जो ज्यादा वोटर है भारतीय जनता पार्टी का निकला है, 2020 में 5 बजे तक 54.2% वोटिंग हुई थी और अभी 5 बजे तक 57.7%
वोटिंग हुई है, विच इज अ ह्यूज इंक्रीमेंट ऑफ 3.6%। तो ये अभी 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज इंक्रीमेंट है। इसीलिए हम कह रहे हैं मोमेंटम ग्राउंड पे हमारे पक्ष में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी पक्ष ही नहीं खत्म होता, सरकार बनाएगी। नहीं, ये तो आपका मूवमेंट हमने हर जगह देखा, डेटा वाइज एनालिसिस आयोग और फिर अरे महाराष्ट्र हरियाणा में भी हुआ था। देखिए हरियाणा के अंदर भी हमने देखा 20 हाँ, तो जीते ना हरियाणा में भाजपा चुनाव आयोग सही तरीके से काम करता है। आज झगड़ा मत कीजिए, आज एक बार सीट्स को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई अपना दावा कर रहा है, वोटर क्या बोल रहा है वो सीट और आउटकम को देख के ही पता चलेगा। शॉर्ट कमेंट, मैं कह रही हूँ कि इनका ये एनालिसिस बहुत ही पुअर है कि अगर ज्यादा वोट पड़ गया तो वो बीजेपी का है। इनफैक्ट मैं दिल्ली की जनता से आपके थ्रू अपील करती हूँ, अच्छा टाइम ही खत्म हो गया अब तो, मैं तो चाहती थी कि और वोट पड़े, बहुत वोट पड़े, क्योंकि ये हमारा राइट टू डेमोक्रेसी फेस्टिवल, राइट टू फ्रेंचाइजी बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा समय होता है कि भाजपा जैसी पार्टी भी हमारी पिच पर आके इकोनॉमिक मॉडल पे बात करने लग जाती है। फाइनली सुबह से शाम तक टैक्स में निचोड़ने वाली आपका राजमहल वाला मॉडल, आपका राजमहल वाला मॉडल सबने देखा, आप दिखाओ ना अंदर। देखिए आंकड़े सामने आ गए हैं। 5 बजे तक का मतदान, 5 बजे तक का मतदान 2020 में हुआ था 44%, और 2025 में 57%, यानी कि अभी 13% बढ़ चुका है वोटर टर्न आउट। अब जहां तक कि मुस्लिम सीटों की बात सैयद जवाद कर रहे थे, देख लेते हैं कि वहां पर टर्न आउट किस तरीके का है। आप याद रखिए कि 2020 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, वो चुनाव नतीजे आने के बाद हुए थे। तो क्या उन दंगों का असर इस चुनाव में देखा जाएगा? 5 सीटें जो हमने उठाई हैं, जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, देखिए उसमें कितना वोटर परसेंटेज अभी तक हुआ है। ओखला में 52% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, बल्ली मारान में करीब 60% वोटिंग हुई है, मुस्तफाबाद में 66%, चांदनी चौक में 52% और सीलमपुर में भी 66% वोट पड़ चुके हैं। प्रिडिक्शन पूछते हैं दोनों समीर जी का और प्रदीप गुप्ता एक अगर हम सीट देखें, और यहां पे आपने क्योंकि कहा था कंपैरिजन की भी बात है, तो ओखला में ये आप याद रखिए जो 2020 का हम डेटा दे रहे हैं ना, ये ओवरऑल वोटर टर्नआउट है, और यहां हम सिर्फ 5 बजे तक का दे रहे हैं। तो ओखला में 5 बजे तक 52% वोट पड़ चुके हैं। 2020 में पूरा वोटर टर्नआउट 58% था। मेरे को लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे करीब उतना ये गैप कवर हो जाएगा। आपका क्या अभी इन सब सीटों के बारे में फीलिंग है? पहले बात करते हैं ओखला की, प्रदीप गुप्ता। ये आपने ये जो आंकड़ा दिखाया उसको हमने हमेशा आवरली बेसिस पे ब्रेक डाउन किया हुआ है। तो जनरली 6 से 6.5% एवरेज आवरली वोटिंग होती है। यदि वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक होती है, यदि 6% मान लें तो 66% के आसपास होता है। ये एक हर प्रदेश का एक अपना एक ट्रेंड होता है, अपना एक मिजाज होता है। यहाँ पर जैसे अभी आप दिखा रहे हैं, तो यदि ये 5 बजे के आंकड़े, तो ये और मान लेते हैं कि 6% के आसपास और वोटिंग हो जाएगी। इसका मतलब जो पिछले बार 58 था, वो इस बार भी 58। ओखला की बात करें तो 1%, 0.77% थोड़ा ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन बस मैं आपको एक ही जो फैक्ट और फिगर अपने सामने है, आम आदमी पार्टी के लिहाज से जस्ट मैं बता दूं, जो मैं बोल रहा था कि देखिए 2015 के चुनाव में 67% वोटिंग हुई थी, आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली और बीजेपी को केवल 3 सीटें। 20 के चुनाव में 63 हुई, 4% वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, 8 सीटें मिली बीजेपी को, उसका वोट शेयर भी बढ़ गया, जो पहले करीब 36 था वो करीब 39 के आसपास पहुंच गया। और उसमें सीटें भी जो है आम आदमी पार्टी की 62 हो गई 67 से। एक सिंपल एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन यहां पर दिख रहा है। अब हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि सवाल 5 बजे का नहीं है, सवाल टोटल वोटर टर्नआउट का, और किन सीटों के ऊपर वो पड़ा है उसके लिहाज से वो असर पड़ेगा। जैसे बल्ली मरान में आपने कहा 60% वर्सेस 71 टोटल। तो अब देखने वाली बात है कि लास्ट के 1-1.5 घंटे में एक्सटेंडेड आवर में भी क्या ये उसको हासिल कर जाएगा। हासिल करता है, यदि 1.5 से 2 घंटे की वोटिंग हो तो 12% के करीब और वोटिंग होने की उम्मीद है। लेकिन बल्ली मरान का जो नेचर है वो लगता नहीं कि 71% अब जा पाएगा, क्योंकि प्योर डेंस पॉपुलेशन और सेंट्रल में दिल्ली के हार्ट में ये बल्ली मरान आता है। ये बताइए कि इन सीटों में इस बार 3 वे कॉन्टेस्ट है। कम से कम ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस भी इस बार जान लगा करके लड़ रही है। आपका अरीबा खान लड़ रही हैं ओखला से, बल्ली, और वहां पर
AIMIM भी है, आपके बल्ली मारान में इमरान हुसैन को कड़ी टक्कर मिल रही है, वो JP अग्रवाल, मुदित अग्रवाल लड़ रहे हैं चांदनी चौक से। आपको लग रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम वोट खींचेगी इस बार आम आदमी पार्टी से? मुस्लिम वोट और दलित वोट, ये दो की जहां तक बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोटों का विघटन कांग्रेस की तरफ या शिफ्ट होना कांग्रेस की बड़ी संख्या में, देखिए डिसिसिव की बात करते हैं, 2-4-5% से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है एक पर्टिकुलर समुदाय के। तो मुझे लगता है कि मुसलमान का वोट कम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और दलितों का वोट उससे ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आम आदमी पार्टी टू कांग्रेस। ये मैंने आप बताइए प्रियंका कक्कड़, फिर तो आपके लिए काफी चिंता का सबब होगा। भले से ही मुस्लिम वोट ना बटे, सैयद जवाद तो कह रहे हैं वो भी बहुत बटेगा, बट अगर मुस्लिम वोट बट गया तो कम से कम ऐसी 5 से 10 सीटें हैं जो आपके हाथ से जा सकती हैं। देखिए, मैं तो आपको फिर कह रही हूँ, कर लीजिए एक ओपिनियन पोल। ऐसी बातें क्या करनी है, ओपिनियन पोल कर लीजिए, पता चल जाएगा आंसर। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पिछली बार 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था, इस बार हाँ जी 88% मुस्लिम वोट पड़ा था आपको। मैं टोटल वोट बता रही हूँ आपको, 90% वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा था दिल्ली का, और इस बार भी उससे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि देश में एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें सरकारी खजाने का मुंह जनता की ओर है, जिसमें आपकी 25,000 की बचत होती है, जिसमें आपको फ्री बस यात्रा मिलती है, जिसमें आपको 24 घंटा बिजली मिलती है। ये सारी चीजें भाजपा अपने। पर अभी इमरान हुसैन का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि वो नमाज के बाद जो है बल्ली मारान में लोग उनसे सवाल पूछने लग गए कि एक राशन की दुकान खुलनी थी, यहाँ चांदनी चौक में खुली नहीं है। प्रियंका जी, आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सॉरी। बल्ली मारान में आपके जो विधायक है इमरान हुसैन, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि नमाज के बाद लोगों ने उनको घेर लिया और पूछने लगे कि हमारी राशन की दुकान कहाँ है। और अमानतुल्लाह खान तो ओखला में ओवैसी के लिए जैसी बातें कह रहे हैं, मैंने भाजपा को नहीं बोलते हुए सुना। उन्होंने कहा इस हैदराबादी को मैं देख लूंगा, अगली बार वो आएगा मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जी, फिर आप डिसाइड कर लीजिए मुस्लिम वोट हमें पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। आपने कहा कि हमें पड़ रहा है। मैं बस पूछ रही हूँ, नाराजगी है, क्या वोट कटेगा? देखिए, नाराजगी तो है, ये वीडियो से दिख रहा है। हाँ, देखिए कि वीडियो तो ये भी दिखा कि ओपी शर्मा जो इनके विधायक है विश्वास नगर के, वो कह रहे ठोको सालों को लोगों के लिए, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं दे रहे, बीजेपी के वो विधायक हैं। तो आपको वीडियो तो वो भी दिखेगा, उस पर भी चर्चा कीजिए फिर। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे प्रदीप भंडारी। पहली चीज पद्मजा जी, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, ओपिनियन पोल अभी कोई नहीं कर सकता। ओपिनियन पोल प्री इलेक्शन होता है, तो अभी कुछ होगा तो एग्जिट पोल होगा। हाँ, पहली चीज। 6 बजे के बाद है कि आम आदमी पार्टी को प्रियंका जी 90% वोट नहीं पड़ा था, 51% वोट शेयर आपका था, तो दिल्ली का 90% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डाला था 2020 के अंदर भी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये है कि इस बार हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही। मैं सिंपल एग्जांपल लॉजिकल बात करूंगा, क्योंकि अब हो गए प्रचार चुनाव के, कौन जीत रहा है हार रहा है। एक लॉजिकल डेटा पॉइंट बोलूंगा जो आपने स्क्रीन पे थ्रो किया। करोल बाग आम आदमी पार्टी पिछली बार 30,000 वोट से जीती थी। अगर आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में हवा हो रही, तो इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों है करोल बाग के अंदर? क्योंकि पता है कि करोल बाग कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। और वापस से मैं कह रहा हूं 3.5-4% पिछली बार से ज्यादा वोटिंग बढ़ रही है। यह दर्शा रहा है कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी है, बदलाव का सेंटिमेंट है। पर मुस्लिम वोट तो आम आदमी पार्टी के साथ है ना, स्प्लिट हो रहा है ना। पिछली बार तो पीक पोलराइजेशन, मैं बता रहा हूं प्रियंका जी, ना प्रियंका जी सुनिए, प्रियंका जी लॉजिक समझिए, डेटा है, ये कोई चुनाव का नहीं है, ये डेटा बता रहा हूं आपको, डेटा लॉजिक बता रहा हूं। करोल बाग में कम पड़ा, इसलिए आप जीत रहे हो। नहीं, करोल बाग 3% बढ़ गया, इसलिए मैं जीत रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रदीप भंडारी, मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं। अभी ये जो 5 सीटें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं जो कि पांचों के पांचों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और पांचों के पांचों मुसलमान हैं। सिर्फ 5 ही मुसलमान विधायक इस वक्त दिल्ली की असेंबली में हैं और वो पांचों आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन ऐसी कम से कम 20 सीटें हैं, ऐसी 20 सीटें हैं। जीते हुए विधायक का टिकट काट करके दूसरे को मिला है। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पे तो आम आदमी पार्टी का पीक पोलराइजेशन पिछली बार हो गया। जितना अगर स्प्लिट वोट बता रहे प्रदीप गुप्ता जी की भाई कट रहा है, एनी स्प्लिट इज अ एडवांटेज टू भारतीय जनता पार्टी, नॉट टू द आम आदमी पार्टी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बड़ी बात यह है कि
अल्टीमेटली एक एंटी वो कह रहे हैं पोलराइजेशन का फायदा होगा, काउंटर पोलराइजेशन का फायदा इनको होगा। 40% मुस्लिम हो तो पहली बार इनको डाल चुका है, अगर उससे भी स्प्लिट इधर हो रहा है तो हमारा वोटर तो निकल रहा है, तभी तो वोटिंग आ गया। ये वाली राजनीति इन दोनों को मुबारक। हमारी राजनीति मॉडल बहुत सिंपल है, 25,000 रुपए सबके बचते हैं, फ्री बस यात्रा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री बस यात्रा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री शिक्षा जाति धर्म देखकर नहीं मिलती, फ्री बिजली जाति धर्म, सारा निचोड़ने के बाद सबको निचोड़ने के बाद राजनीति नहीं करे। सैयद जवाद सीटों के बारे में पूछना चाहती हूं। 25,000 पे इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, 25,000 पे कह रही हैं कि बचत होगी, महिलाओं की बचत होगी, और उधर जो है मुख्यमंत्री आतिशी जी लोगों से चंदा मांग रही थी, उनकी शायद बचत नहीं हो पाई कि हमको दे दो, हमारा पैसा नहीं है। प्रचार प्रसार के ऊपर दोनों ने भर भर के पैसा खर्च करा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है। तो गजब है भाई साहब। दूसरी सबसे बड़ी बात, नहीं आप तो लिए बैठे हुए हैं ना, वो हमें पता है कि केजरीवाल साहब जाते थे अरुण जेटली जी के पास कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए, संघ के लोगों से विचार विमर्श करते थे, सीटों पर बात कर लेते हैं। बताने की बात, प्रचार खत्म हो गया, सरकार आ रही है, अब इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को ब्लेम करना शुरू करो। जब बात करी तो मैंने उस पर बात की। दूसरी, अरविंद केजरीवाल जी की आज तक मैं हार रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आइडियोलॉजिकल है, सबका साथ सबका नहीं, जब अगर दिल्ली के अंदर दंगे होते हैं तो केजरीवाल साहब नहीं जाते हैं, और 52-53 लोग और मरकज को बंद करवाने में दोनों लोग कूद करके आगे थे। फिर भी मुसलमान वोट तो उन्हीं को पड़ रहे हैं ना। आपको एक और आंकड़ा आपको देती हूं, मैं बता दे रहा हूं, मैं सीट 2024 का, होल्ड ऑन, 2024 के चुनाव में, एंड समीर जी इसको बेहतर बता पाएंगे, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो असेंबली सेगमेंट्स थे 52 में आ गई थी। 18 ऐसी सीटें थी जब मोदी लहर के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी। उनमें से 5 सीटें ऐसी थी इन 18 में जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है, यानी कि जून 2024 में भी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया सर, कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मैम गठबंधन था, इसको आप क्यों भूल गए? तो गठबंधन सीट ढूंढती जाते फिर 2020 में, नहीं 20 में सुनिए, उस वक्त जो दिल्ली के अंदर राइट्स हुए, जिस आधार पर 2020 में राइट हुए, भयंकर नाराजगी थी, क्योंकि अमित शाह साहब का एक स्टेटमेंट था, उस वक्त आंदोलन चल रहा था कि बटन जो है बाबरपुर में दबाना और करण शाहीन बाग को लगे। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान वोट 2024 लोकसभा में कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की वजह से, और ये उत्तर प्रदेश में भी दिखा। मैं 2 सीटों के बारे में, कांग्रेस मैं 2 सीटों के बारे में स्पेसिफिकली पूछना चाहती हूँ। एक सीट है आपकी जो ओखला की है, क्या आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर हैवी वेट्स हैं, अरीबा खान है, उनके पिताजी वहां से विधायक भी रहे हैं, दूसरी सीट है आपकी मुस्तफाबाद की, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के भी जो कैंडिडेट हैं इस बार काफी मजबूत कैंडिडेट है। इन दोनों सीट्स का आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं अभी, ये सारा टर्नआउट और सब कुछ मिला करके क्या ट्रेंड देख रहे हैं? रिजल्ट तो नहीं बोलेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ओखला में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी उतने मार्जिन से वहाँ चुनाव हारेगी सीटों के ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रेंड 2 चुनाव में लग रहा था मुसलमान वोटों का कि 15 और 20 में जिस तरीके से एक तरफा अरविंद केजरीवाल को गया था, मुझे लग रहा है इस बार वो ट्रेंड पूरी तरीके से टूट रहा है। और सिर्फ मुस्लिम वोटों पर नहीं, मैं तो बाकी सीटों की भी जिक्र अगर करूंगा तो कहूंगा कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का वोट आम आदमी पार्टी से थोड़ा थोड़ा टूट रहा है, फिर वो दलित हो, फिर वो मुस्लिम हो, वो पूर्वांचली हो। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास वापस लौट सकता है इस चुनाव के अंदर। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ ये है कि और ज्यादातर जो सीटें जहां पे त्रिकोणीय मुसलमान कैंडिडेट्स हैं, वहां पर एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा कि मुस्लिम वोट जैसे ही बटेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के जीतने की उतनी संभावना मुझे लगता है बढ़ेगी। और मुस्तफाबाद से मोहन बिष्ट सीट बदल दी गई, करावल नगर से उनको शिफ्ट उनके पास थी, वहां पे कपिल मिश्रा को दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सारे इलाके हैं जो कि 2020 दिल्ली दंगों से प्रभावित भी हुए थे। करावल नगर हो गया, आपका घोंडा हो गया, रोहताश नगर हो गया, मुस्तफाबाद हो गया, तो यहाँ पर उसका भी क्या एक इफेक्ट आएगा, ये सोचने वाली बात है। बस 10 सेकंड, फिर हम दलित सीटों पे जा रहे हैं। जो मुस्तफाबाद की जैसे सीट है, आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन साहब का साथ छोड़ दिया, पहले जीते हुए थे, और जो अपनी सीट जीती हुई थी इनकी विधायक की,
वो दूसरे को दे दी जीत करके, जो 17,000 18,000 मार्जिन से आए थे। तो भयंकर नाराजगी और फूट, मैं खुद उस सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी वाले ताहिर हुसैन को बैक कर, आज साबित हो चुका है कि दंगाइयों को बैक करने वाले ये लोग हो गए। इनकी बात कर रहा है तो दोनों टिकट उसको नहीं, ताहिर हुसैन की बात मिश्रा को बैक कर रहे थे, आप कपिल मिश्रा को बैक कर रहे थे। कोर्ट ने क्या कहा ये देखिए, गालीबाज आपकी पार्टी के अंदर, आप ताहिर हुसैन को बैक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मंशा सामने हो चुकी है। गाली ना देना, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली ना देना। अरे महिलाएं बैठी हैं, सम्मान कर लीजिए। गाली मत दीजिएगा, महिलाएं बैठी हैं, उनका सम्मान करिए। महिलाओं को गालियां देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, महिलाओं को गालियां देते हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, वोटिंग भी खत्म हो गई, वोटिंग भी खत्म हो गई, लड़िए तो वोट कभी नहीं खत्म होते, इनके लिए चुनाव नहीं खत्म होते। आपको नाराजगी है कि ताहिर हुसैन के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी उनके साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी को बता रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लोगों का साथ छोड़ा, उसके बाद भयंकर नाराजगी मुस्लिम वोटर के अंदर है। और अरविंद केजरीवाल साहब पूछिए कितनी मुस्लिम सीट पे जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे, बताइए ओखला में कितनी जगह पहुंचे हैं जाकर के। पर आपने ताहिर हुसैन को क्यों नहीं दे दिया फिर टिकट, अगर इतनी प्रॉब्लम? नहीं, ताहिर हुसैन को वो उनकी मर्जी है कि कहां से लड़ेंगे, हम क्यों देंगे? ताहिर हुसैन आपकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुसलमान वोट के लिए लड़ रही है, मैं तो बाकी का वोट नहीं चाहिए आपको। नहीं, आप लोग, आपने भी बोला मुस्लिम वोट मेरे पास, कपिल मिश्रा को लेकर के आए, मेरे पास मुसलमान वोट की बात कर रहे हो आप, कपिल मिश्रा को लेकर एक बहुत गाली गलौज करना चालू कर दिया, स्टेशन में गाली वाली ना आपका भरोसा नहीं, कब गाली देते, यही शिकायत है भारतीय जनता पार्टी। गाली कैसे दी जाए? जवाब साहब सीट्स एनालाइज कर लेते हैं, लोगों को आपको पता है पद्मा जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। एक सेकंड, लोगों सीट बता, बिल्कुल सीट पार्टी ने भाजपा आप को सीट बाय सीट बता रहे हैं। आप बताइए कांग्रेस कौन सी 5 सीटें जीत रही है, बताइए। मैं आपको बता दूं, बहुत सी सीट कांग्रेस जीत रही है। अभी आपने कहा मैं सीट बाय सीट बताऊंगा, आप नाम बताइए। ओखला भी जीतेगी, मुस्तफाबाद भी जीतेगी, अच्छा। उसके बाद बल्ली मारान भी जीतेगी। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कांग्रेस जीत करके आएगी, नई दिल्ली भी जीत रही, हो सकता है अरविंद केजरीवाल हारेंगे, और ये लगभग तय होगा 8 तारीख को। अभी भी 5 नहीं हुई टोटल, हम अभी भी टोटल 5 नहीं हुई, हमारी ही जरूरत है, मुस्लिम वोट चाहिए। लगे आज कालका जी भी बोल देते हैं आप, कालका ने क्या बिगाड़ा है आपका? चलिए कोई बात नहीं। चलिए पहला एग्जिट पोल आ गया है सैयद जवाद की तरफ से, 5 सीटें जीत रही है कांग्रेस, उन्होंने नाम लेके आपको बता दिया है। लेकिन देखिए, हम कोई ऐसा पोल नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि टर्नआउट कैसा है, इस बार टर्नआउट कैसा है, और उससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं। पोल करके कांग्रेस को जिताया था, और इसी के बाद में जाके सब सीटें ऐसी देख लेते हैं, कुछ ऐसी सीटें देख लेते हैं जहां पर दलित पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। 12 सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व्ड है, वो सारी सीटें फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, पर कुल मिला के 30 सीटों पर दलित पॉपुलेशन का काफी असर पड़ता है। उनमें से 5 सीटें हमने उठाई हैं ये देखने के लिए कि उसमें वोटर टर्नआउट कंपैरिजन कैसा है 2020 और अभी तक 2025 में 5 बजे तक। पहले कंपैरिजन वाला ग्राफिक दिखाइएगा प्लीज। 5 सीटों में पिछली बार के मुकाबले कितना वोट पड़ा है इस बार। सुल्तानपुर माजरा, करोल बाग जहां पे बहुत कम वोटिंग हुई है, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, त्रिलोकपुरी, ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है। सुल्तानपुर माजरा ये उन सीटों में से एक है जो 2024 लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी बढ़त यहां पर बनाई हुई थी। ये एक रिजर्व्ड सीट है। करोल बाग भी रिजर्व सीट है। यहां पर देखिए पिछली बार 60% तक वोट पड़ा था, अभी सिर्फ 47% पड़ा है। मंगोलपुरी लगभग उतना ही है, 61% पड़ चुका है। गोकुलपुरी में 65% और त्रिलोकपुरी में 61%। पिछली बार के मुकाबले शायद इतने ही नंबर आ जाएंगे। प्रदीप गुप्ता क्या कहेंगे? आपका कहना था कि दलित वोट छिटक रहा है आम आदमी पार्टी से, ये टर्नआउट आपको क्या बता रहा है पिछली बार के कंपैरिजन में? देखिए, इसमें सिर्फ करोल बाग ऐसा है जो पिछली बार के मुकाबले मैच होता नहीं दिख रहा। जो मैंने कहा कि 1 घंटे में 6% जोड़ लीजिए तो उसके आसपास आता दिखता है करोल बाग को छोड़ के। अब रह गई बात दलित का मैंने ऐसे कहा कि मुसलमान और दलित वोट का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तरफ जो शिफ्टिंग की बात हो रही है उस संदर्भ में मैं वापस कहता हूं, फिर से दोहराता हूं, मुसलमानों का कम वोट शिफ्ट होगा बनिस्बत दलितों के आम आदमी पार्टी टू कांग्रेस। ये हमने डिस्कशन किया था। रह गई बात वोटर टर्नआउट की, तो ये करीब करोल बाग को छोड़ के सभी का सभी उसी दिशा में जाता दिख रहा है जो पिछले बार था। यदि उससे ये पिछले बार से 4 से 5% बढ़ता है तो फिर ये एडवांटेज जिन सीटों पर भी ऐसा होगा, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें
वो इंक्रीमेंटल परसेंट का वोट जोड़ दीजिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि कहां कौन जीत जाएगा और कौन हार जाएगा, मैं कह रहा हूं पिछली बार जितना परसेंट बीजेपी को मिला होगा उससे डेफिनेटली यदि इंक्रीमेंटल वोट हुआ है तो वो इंक्रीमेंटल वोट का बढ़ापा इंक्रीमेंट होगा बीजेपी के वोट शेयर। मेरा सिंपल पॉइंट बस इतना। ठीक है, दलित वोट क्यों शिफ्ट हो रहे हैं आम आदमी पार्टी से, वजह क्या है जी? आपके आकलन में वजह क्या है कि दलित वोट जो है थोड़े से हट रहे हैं आम आदमी पार्टी से? देखिए, दलित वोटरों का जहां तक सवाल है कि दलित में भी बहुत सारे समुदाय होते हैं, जैसे कि वाल्मीकि, जैसे कि जाटव, जैसे कि नान जाटव, और उन सभी समुदायों का जो एक जुड़ाव होता है, जो एक किसी भी पार्टी के फेवर में, पूरे देश की बात कर लीजिए तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर वो कांग्रेस के साथ होते हैं, कहीं पे बड़ी संख्या में बीजेपी के भी साथ होते हैं, कहीं मायावती जी के भी साथ होते थे। तो इस तरह से होता है। तो दलित वोट यूनिफाइड नहीं होता है मुसलमानों की तरीके से कि वो जो एक मुश्त उनका केवल एक वो ज्यादा करके राज्यों में देखा गया कि जो बीजेपी को हरा सके उसके फेवर में वोटिंग कर दीजिए, चाहे बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे जो भी हो। तो उस हिसाब से दलितों का वैसा अलाइनमेंट नहीं है कि जी एंटी बीजेपी उन्होंने कोई स्टैंड लिया, एक। और दूसरा, विद इन द दलित कम्युनिटी, जैसे मैंने बताया, अलग समुदाय अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से। समीर जी, पिछली बार जहां तक मेरे को याद है, वाल्मीकि और जाटव दोनों ही आम आदमी पार्टी के पास गए थे। सारी जो आरक्षित सीटें हैं 12 की 12 वो आम आदमी पार्टी के पास हैं। क्या वजह है इस बार की, क्या कोई तरीके का मोह भंग हुआ है? और जो आरक्षित सीटें हैं 12 में से, क्या वो भी कुछ हिल सकती हैं आम आदमी पार्टी के खाते से? बिल्कुल, देखिए, दो चुनाव में जिस तरीके से दलित वोटर्स, वाल्मीकि हो, जाटव है और अन्य समुदाय के जो दलित है, उन्होंने आम आददमी पार्टी को एक तरफा वोटिंग की थी। लेकिन आप 10 साल में अगर देखेंगे तो उनके नौकरी परमानेंट करने की बात थी, वो नहीं हुई। कई ऐसे लोग हैं जो उन्होंने झाड़ू सिंबल, जो उनका सिंबल था, झाड़ू आम आदमी पार्टी का जो सिंबल है, वो जो सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, तो उन्होंने अपने आप को रिलेट किया था आम आदमी पार्टी से कि सत्ता में आएगी तो हमारा यहाँ सम्मान बढ़ेगा, हम नौकरी परमानेंट होगी। वो नहीं हुआ। अब देखिए, नई दिल्ली की सीट जहाँ से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहाँ वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने विरोध किया और एक खबर आ रही है कि वहाँ का एक बड़ा वर्ग वाल्मीकि समुदाय का आम आदमी बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वहाँ पर, अम्बेडकर कैंप वगैरह, उनके खिलाफ वोट करने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह का सेंटिमेंट गया, जिन्होंने जो सोचा होगा कि आम आदमी पार्टी आने के बाद हमारा आर्थिक रूप से, हमारा सामाजिक रूप से और हमारा शैक्षणिक और हमारा नौकरी में हमारी स्थिति मजबूत होगी, मुझे लग रहा है, उन्हें लगता है कि उस तरीके से अरविंद। तो आपका आंकलन क्या है? अगर 12 सीटों की बात करें, 12 रिजर्व सीट्स कितनी हट सकती हैं? मुझे लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी 5 से ज्यादा रिजर्व सीट नहीं जीतेगी। प्रियंका कक्कड़, आपने लॉन्च किया था, मेरे को याद है जब आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी तो झाड़ू का सिंबल एक तरीके से आपने कहा था कि जो सबसे दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनका ये एक सिंबल है। वाल्मीकि मंदिर से आपने लॉन्च किया था, और अगर अब उन्हीं लोगों का मोह भंग हो रहा है तब तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों लग रहा है आपको मोह भंग हो रहा है? नहीं, ये एनालिसिस है ना किसका, सबका। कैसे पता इनको? अरे नई दिल्ली सीट पे आप देखिए, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, अरविंद केजरीवाल को वहां पर सभा होने वाली थी तो वहां मैसेज आया कि भाई वहां नाराजगी है। आपको गलत लग रहा है? चल रहा है सोशल मीडिया पे, देखिए ना, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग सर, आप क्या चाहते हैं बीजेपी? अच्छा बताइए, सच सच आप चाहते हैं बीजेपी जीते, बताइए ना, या कांग्रेस जीते, ये बताइए। आपको तो 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। बताइए ना, आपका क्या मानना है? 8 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। चाहत नहीं होगी, वो तो एनालाइज कर सकते हैं ना। नहीं कर रहे, गलत एनालाइज कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, आप मुझे बता दीजिए, चलिए, दलित समाज को क्या 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती या उनको शिक्षा फ्री नहीं मिलती? आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी के बेटे को, अरविंद केजरीवाल जी का बेटा और एक दलित समाज का बच्चा, विकास कुछ, मैं पूरा नाम भूल रही हूँ, इकट्ठे IIT में एडमिशन हुआ। आप गूगल कर लीजिए यार, इकट्ठे IIT में एडमिशन हुआ, वो साथ पढ़ते हैं, ये फर्क आया। आप सुनिए, करोल बाग का भी बता दूं आपको, करोल बाग में कम वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही लहर है, विशेष रवि जी की, वो भी जीतेंगे 100%। आप लिख के ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि जहां कम वोटिंग हुई उनकी, मतलब ओवरऑल दिल्ली के अंदर वोटिंग ज्यादा हुई है, मतलब ये खुद मान रही है प्रियंका कक्कड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, चित भी अपनी पढ़ भी। आज प्रियंका कक्कड़ के एनालिसिस ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा की सरकार आने वाली है। इन्होंने दलित, आज पद्मजा जी आप देख सकती हैं कितनी अंडर कॉन्फिडेंट है आज प्रियंका जी। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ना कोई दलित इनने राज्यसभा MP दिया, ना इनने कोई दलित। अच्छा, ये अब मान भी रही कि सीएम हमारा बन रहा है। सोचिए 6 बजे के होते होते अभी हमसे सीएम का उम्मीदवार पूछ रही है, मतलब प्रियंका जी को भी अंदर सब मैसेज आ रहा है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही सीएम बनेगा। जवाब दीजिए ना, दलितों को भी तो 200 यूनिट
फ्री बिजली नहीं मिल रही ना। मैं TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट देखी मैंने, कई कई जगह महदादपुर के अंदर, दलित गांव के अंदर गया, झुग्गी बस्ती के अंदर नहीं मिल रहा। मैं बताता हूँ 200 यूनिट नहीं मिल रही। प्रियंका जी आप लोगों के शीश में नहीं मिल रही। हम दलित भाई बहन को साफ पीने का पानी देंगे, अच्छी सड़क देंगे, बिजली फ्री देंगे, 2,500 रुपए उनके खाते के अंदर देंगे। इन्होंने दलित राज्यसभा MP तक नहीं दिया, इन्होंने पंजाब में दलित उप मुख्यमंत्री नहीं दिया। दलित भाई बहन, वाल्मीकि भाई बहन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विकास को चुनने वाले हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है। और आज तो आप पद्मजा जी होने आज इनका, प्रियंका जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आपने सच बोला, आपने माना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आज नहीं, आपने जाके अमृतसर के अंदर क्या किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति जो है उसको डिफेस करने का प्रयास करा, और आप सब शांत रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके सामने अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो हटा के सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की फोटो हटा दी। दलित उप मुख्यमंत्री नहीं दिया आपने, क्यों नहीं दिया आपने? आरक्षण नहीं दिया आपने, राज्यसभा में दलित मुख्यमंत्री वक्त नहीं भेजा, 10 सेकंड नहीं भेजा। ठीक है, 10 सेकंड। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने दलितों में भी मनीष सिसोदिया दलित नहीं, अरविंद केजरीवाल दलित नहीं। देखिए अब क्या हुआ तकलीफ, अब बता दे क्या है। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान करा, सदन के अंदर व्यंग करा गया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की खामोशी रही और राहुल गांधी साहब ने जिस मुद्दे को उठाया, तो दलितों के अंदर इस चीज की चेतना है कि उनकी आवाज कौन उठा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये लोग सदन में करते हैं, आज तक माफी नहीं मांगी। फैसला ले लो, आपको बीजेपी को अटैक करना है, आम आदमी पार्टी को अटैक करना है। आपका ना हमेशा से एक कैविएट होता है कि मन तो कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के बारे में बोले, बट पहले 10 सेकंड बीजेपी को भी कोस लेता है। बीजेपी को इसलिए करना है क्योंकि बीजेपी को हटाना है सत्ता से, जिस तरीके से तानाशाही है, और हटाएंगे, इंडिया अलायंस हटाएगी इनको आने वाले वक्त में। सबके सब जो दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं, दलितों के अपमान की जहां तक बात है, ये सच जोर से बोलना पड़ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जोर से बोलना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की खामोशी बोलना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की खामोशी रही। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे को जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस ने उठाया, वो आम आदमी पार्टी ने नहीं उठाया। तो जो जाटव वोट है, जो वाल्मीकि समुदाय का वोट है, वो इस चीज को बहुत ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ही क्लोजली देख रहा था कि राहुल जी ने संविधान को लेकर, जैसे कि वो हरियाणा में कुमारी शैलजा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो बोला है जवाब लेना चाहिए इनसे। कोई बात उसमें तो हम देख ही रहे ना। ऐसे तो फिर इन्होंने भी अपने एक विधायक का, मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अरे आप क्या ध्यान दे रहे हैं कांग्रेस वालों जिन्होंने 50 साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, राहुल गांधी ठीक है। देखिए अब आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, जाके अम्बेडकर जी का पालन करिए और माफी मांगनी चाहिए। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आम आदमी पार्टी ने अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आपने पार्लियामेंट के अंदर हराया चुनाव। देखिए आखिरी के 10 मिनट बचे, आखिरी के 10 मिनट बचे, फाइनल टर्नआउट भी हमें मिलने ही वाला है। पिछली बार 2020 में ऐसी 11 सीटें थी जो कि दिल्ली के अंदर उनका वोट शेयर का मार्जिन 5% से कम था, यानी कि दोनों पार्टी के बीच में जो मार्जिन था वो 5% से कम था, और जो विनिंग मार्जिन था वो 5,000 से कम का था, 5 से 7,000 का था। तो आइए वो जो सीटें हैं वो कड़ी टक्कर होंगी। क्या है उन सीटों को लेके प्रेडिक्शन? मुझे लग रहा है कि प्रदीप भंडारी और प्रियंका कक्कड़ कहेंगे कि वो 11 की 11 सीटें हमारी पार्टी जीतने वाले हैं, पर फिर भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कौन सी हैं वो सीटें जिनमें सबसे कड़ी टक्कर हो सकती है, और इस बार उन सीटों का क्या रुझान नजर आ रहा है, और जो भी अपनी जीत प्रिडिक्ट करेगा वो वजह भी बताएगा क्यों। पहली सीट जो हम देख रहे हैं वो है आदर्श नगर की सीट। आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी को मिला था 42% वोट शेयर, बीजेपी को मिला था 43% वोट शेयर, और जीत का मार्जिन था सिर्फ 1579 वोटों का। प्रदीप भंडारी, कौन जीतेगा ये सीट और क्यों इस बार? भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर की सीट के अंदर इस बार जीतने वाली है, क्योंकि स्पष्ट, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन है, और जब एंटी इनकम्बेंसी इलेक्शन होती है तो उसमें मार्जिन्स मैटर नहीं करती। याद करिए त्रिपुरा चुनाव था जब हम सिर्फ सिंगल डिजिट वोट शेयर पे थे, और वहां पे सीपीएम सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और विद इन 5 ईयर्स जाके हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यहां तो हम 38.5% बेस वोट से शुरू कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इतनी अप्रत्याशित सीटें आएंगी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मनीष सिसोदिया चुनाव आ रहे, अरविंद केजरीवाल जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। प्रियंका जी वजह बताइए, किसको मिलेगी ये सीट इस बार और क्यों? और आप चाहें तो आप दोनों इधर भी आ सकते हैं, पास से आप देख भी पाएंगे कि कौन सी हम सीटों की बात कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी और प्रियंका जी बताइए, आदर्श नगर की सीट 1500 से कम का पिछली बार मार्जिन था, इस बार
मेरे को लगता है आप यही कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, पर वजह बताइए क्यों, आपको क्यों लगता है ये आदर्श नगर की सीट? दिखा देंगे एक बार उसको प्लीज। आदर्श नगर की सीट की ही तो मैं बात कर रही थी। इसका मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको कि हम क्यों जीतेंगे। आप छोड़िए बाकी सब, मैं वीडियो दिखाती हूँ कि हम क्यों जीतेंगे। जो इनके पास विश्वास नगर है, जो आप विश्वास है, देखिए आज इतना अंडर कॉन्फिडेंट है, कंफ्यूज हो गई थोड़ी देर के लिए। मैं आपको पहले इनकी सीटें जो 8 सीटें वो भी क्यों हार रहे हैं उसका एक प्रमाण दिखा। अच्छा, वो 8 की 8 सीटें हार रहे हैं। ऑब्वियसली आप देखिए ना, हालत देखिए। और मैं आपको तो आदर्श नगर, मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल दूंगा, लिमिट वहीं तक है। मैं बताऊं आपको आदर्श नगर एग्जांपल देता हूं। ये सिर्फ मार्जिन दिखाइए, 15,589 की थी। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से भागे थे, क्या मार्जिन थी? 3,207। तो मनीष सिसोदिया को भी पता है 3,207 वोट की मार्जिन को भी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो 1580 तो बहुत इजी है। ठीक है, अभी पटपरगंज की बात कर दी तो पटपरगंज का आप दिखाई दीजिए। 3,207 का मार्जिन था और वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का 50% से थोड़ा सा कम। ये तो बवाना आप दिखा रहे हैं। पटपरगंज की आखिरी सीट थी, 49.33% था आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का था 47.07%। इस बार कह रहे हैं कि अवधेश ओझा के खिलाफ लोकल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक पद्मजा जी एक बात बताती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अवध ओझा वाली सीट भी हम जीतेंगे, आप देखिएगा। रिकॉर्ड कर लीजिए, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पटपरगंज जीतेगी और इलेक्शन के डे पे कर रही है। अपनी बारे भी इनको बोलना होता है। रिकॉर्ड करवा रहा हूं, बोलिए। आपको सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड मैं रिकॉर्ड करा रही हूँ, आप छुप जाएंगे 8 तारीख को। पटपरगंज की सीट एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बताइए प्रियंका, अंडरग्राउंड हो जाएंगे, रिकॉर्ड कर लीजिए। ये भी चलिए रिकॉर्ड कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप पटपरगंज का मार्जिन मेरे को बता दीजिए। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, क्योंकि आपके सेफोलॉजिस्ट भी नहीं बता पाते। 400 पार जो बता रहे थे ना, पर जीत रहे हैं ना पटपरगंज, हम जीत रहे हैं। आप देखिएगा कि इस बार हमारे साथ प्रो इनकम्बेंसी हुआ है, क्योंकि जनता को समझ आ गई है ये विभाजनकारी राजनीति। ये विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग, ये नेगेटिव राजनीति करने वाले लोग, ये लोगों को टैक्स में निचोड़ने वाले लोग, ये ऐसे लोग जिनका सरकारी खजाने का मुंह इनके पूंजीपति। एक सेकंड, उन्होंने एक जरूरी बात की है। नहीं, एक सेकंड, उन्होंने जरूरी बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अभी इनकम टैक्स समझ जाइए। मार्जिन सब जीतेंगे, मैं मार्जिन बता रहा हूँ। 10,000 से ज्यादा मार्जिन से पटपरगंज की सीट हम जीतेंगे। इन्होंने मार्जिन नहीं बताई, हम बता रहे हैं। आप रिकॉर्ड करिए, भारतीय जनता पार्टी पटपरगंज 10,000 से ज्यादा वोट से जीतेगी। ये प्रदीप भंडारी पहले सेफोलॉजी भी कर चुके हैं, तो अब ये सेफोलॉजिस्ट का उन्होंने अपना हैट पहन लिया है। पर क्योंकि उन्होंने विभाजनकारी राजनीति की बात की है, रवि नेगी बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वहां पे, उनके बड़े वीडियो भी वायरल होते हैं। अभी उनका एक वीडियो मैंने कल का देखा, समझ आप वहीं के वोटर हैं। उनका एक वीडियो था जहां उन्होंने कहा कि भाई हम इतनी ऊंची आवाज में बात करेंगे कि अजान की आवाज भी छुप जाएगी यहां पर। और उन्होंने फिर एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे। तो पटपरगंज का क्या माहौल है? प्रदीप भंडारी कह रहे हैं 10,000 के मार्जिन से जीतने वाले। ज्यादा 10,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा हो गए। समीर जी, मुझे लग रहा है कि अवध ओझा इस सीट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उलझ गए। उम्मीदवार मुझे लग रहा है अगर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ते, भले उनकी लास्ट टाइम का मार्जिन कम था। अवध ओझा मुझे लगता है कि कैडर से आए हुए नेता नहीं है, बाहर से आए हुए उम्मीदवार है। तो आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है और वहां नेकी की स्थिति ज्यादा मजबूत है। अगर मनीष सिसोदिया लड़ते अगर पटपरगंज से, तो मुझे लग रहा है कि वो वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। भले ही पिछली बार वो सिर्फ 3,000 वोटों से जीते थे। वो जंग पूरा क्यों गए, या मतलब पटपरगंज के लोग भी नहीं समझ पाए कि मनीष सिसोदिया के किसी क्या नाराजगी रही। लेकिन इस पे कोई दो राय। चलिए, पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं आपको। 2 एग्जिट पोल फिलहाल अपने आंकड़े बाहर दे चुके हैं। डीवी रिसर्च, थोड़ी देर रोकिएगा, डीवी रिसर्च 36 से 44 सीटें दे रही है भारतीय जनता पार्टी को और 40 से 44 का मार्जिन दे रहे हैं ये जो दूसरे पोल पीपल्स इनसाइट। तो 44 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है अभी दोनों एग्जिट पोल्स के हिसाब से। और आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल में? 25 से 29 पीपल्स इनसाइट दे रहे हैं और 26 से 34 डीवी रिसर्च। यानी कि अगर हम एवरेज निकाल लें तो दोनों ही पोल्स, प्रियंका जी, आपको पूर्ण बहुमत फिलहाल तो नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेस को मेरे ख्याल से दोनों में ही 0-0 मिल रहा है।
प्रियंका जी। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बड़ा सिंपल सा आकलन बता ये देती हूँ। पोल ऑफ पोल से मैं बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि प्रियंका जी कहें कि हमेशा सब गलत होते हैं, आप It's गलत हो। okay. पोल ऑफ पोल मतलब आज तक मुझे आप पहले दिखा दो कि दिल्ली चुनाव के बारे कौन सा पोल सही निकला पहले तो। एक तो चीज ये ले जवाब देता हूं इस पे आप रुक जाओ ना, हर बात में जवाब बोलिए, देता हूँ। बोलिए। अभी जवाब जनता देगी आपको, रुको। अरे जनता देगी, हम फिर आप जीतेंगे फिर बीच में आ गए मेरे। जनता दे चुकी है। मैं आपको सिंपल सा एक आंकलन बता रही हूँ। गुंडागर्दी को दिल्ली के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, और जो इन्होंने गुंडागर्दी की है, जो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इतिहास रहा है 10 सालों में, जहां भी लॉ एंड ऑर्डर इनके तहत है वो आपको हालत पता है, उनसे सवाल नहीं पूछे गए, पर साइलेंट वोटर जो है वो पसंद नहीं किया इनकी गुंडागर्दी को। ठीक। गुंडागर्दी तो हमने देखी थी आतिशी जी, कैसे कैसे स्वाति मालीवाल को पीटा गया। मट्रीज का पोल भी आ गया है। मट्रीज के पोल के हिसाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। मट्रीज 32 से 37 सीटें दे रही है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40, पर तीनों पोल अगर देखें तो वो कम से कम 35 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। पर ये पोल कभी सही हुए नहीं है दिल्ली में, ये प्रियंका जी कह रहे हैं। गलत कह रही हैं ये भी। 2020 के सब एग्जिट पोल्स उठा के देखिए, 90% एग्जिट पोल्स ने पिछली बार आम आदमी पार्टी को करा था। मैं कह रहा हूं उस वक्त नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, उस वक्त खुद मैंने हम लोग एग्जिट पोल करते थे। ये सच्चाई की बात है, और सच्चाई की बात है। ये दर्शा रहा है कि दिल्ली का मूड क्या है। 50 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जी की गुंडागर्दी से घबराए हुए हैं। ये देखिए आप, अगर आपको लगता है 2020 एग्जिट पोल है मेरे पास 2020 के, ये सुनिए। हाँ, अब मैं नाम लेके तो बता नहीं सकती। हाँ चलिए मैं आपका बता देती हूँ, आपका बता हाँ, देती बताइए, हूँ। बताइए। आपने कहा था कि हमारी 54 आ रही है और इनको 15 दी नहीं थी। नहीं, तो ट्रेंड तो सब सही बता रहे, खुद ही बोल रहे, चुल गई है, 15 भी। खुद ये बोल रही है कि ट्रेंड एग्जिट पोल में सही बता रहा है। आज देखिए पोल ऑफ पोल हमने आपको दिखा दिए, आपका ही बता दिया पर मैंने। ये आंकड़े अभी सिर्फ टेंटेटिव हैं। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। 8 तारीख सुबह 6 बजे से सारे आंकड़े साफ हो जाएंगे, सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है, इससे कोई भी ना नहीं कर सकता। सही है जवाब। सारे एग्जिट पोल कम से कम कांग्रेस के बारे में देखिए ये 2024 में भी चल रहे थे 400 पार। हम तो मानते ही नहीं आंकड़ों के ऊपर, हम लोग यकीन ही नहीं करते। ऐसे जो भाजपा प्लांटेड जो आते हैं सर्वे, उसको हम लोग मानते भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब एग्जिट पोल को क्या कोसना। अड़ी मैम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 8 तारीख का इंतजार, कौन यहाँ पे दिल्ली की बाजी मारेगा जल्दी पता चलेगा।